हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है फीमेल कैंडिडेट्स का नेचुरल साइंस में, और यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं कि कुछ का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स दोस्तों रहते हैं। इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, वो मैं क्लियर कर दूँ आपको, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। आप ज़रा ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कौन कौन से फॉर्म्स हैं जो कैंडिडेट्स को अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो पहले तो इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको सीरियल नंबर से बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट। कुछ कैंडिडेट्स ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डाक है उससे उनके घर पर पहले जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो आएगा, उसके बाद वो जाएंगे मेमोरेंडम को लेकर के। नहीं जी, आपके पास जो मेमोरेंडम मेल से आया है दोस्तों, उस मेमोरेंडम के बेसिस पे ही उसका प्रिंट आउट निकाल के ही आपको ले जाना है। इसके अलावा सेकंड बता दूं, आपको अंडरटेकिंग देनी है। मैं अभी आप लोगों को इनकी कॉपीज़ दिखा दूंगा कि कैसे दिखेंगी ये सारी की सारी। थर्ड है डिक्लेरेशन ऑफ ओथ ऑफ एलिजेंस। फोर्थ है दोस्तों अंडरटेकिंग फॉर्म, और उसके बाद ओबीसी की अंडरटेकिंग है, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है, अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेमोरेंडम है, ठीक है। तो यहाँ पर टीवी से आपकी पोस्ट लिखी होगी, आपका नेम होगा यहाँ पे डेजिग्नेशन के साथ, पे स्केल के साथ में। तो ये वाला तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपका इसको प्रिंट आउट ले लेना है और आपको ये ले जाना है। उसके बाद देखो दोस्तों, सेकंड है ये फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। ये इस तरीके से आपको फिल करना है, ये वाला फॉर्म आपको ले जाना है। और आपको ध्यान रहे कि दोस्तों, जितने भी ये फॉर्म है डिक्लेरेशन वाले, जो 3 कॉपी आपसे मांगी हैं डिक्लेरेशन की, उनमें तीनों हैंड रिटन होनी चाहिए। यानी कि आपने एक फॉर्म भर दिया और उसकी फ़ोटो कॉपीज़ निकाल के आप लोग ले जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपसे पुराना एक्सपीरियंस वगैरह मांगा हुआ है। अगर आप पहले कैंडिडेट रह चुके हैं तो पोस्ट डेजिग्नेशन ज्वाइनिंग कब की, लीविंग कब की है, तो ये एक डिक्लेरेशन आपको देना है। उसके बाद दोस्तों, ये अंडरटेकिंग है। इस अंडरटेकिंग में अगर आपकी कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई फॉल्ट पाया जाता है, तो जो कैंडिडेचर है वो टर्मिनेट या कैंसिल ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। ऐसा अंडरटेकिंग इसको देनी है। इसके बाद दोस्तों, ये एक डिक्लेरेशन देना है कि मैरिड है, अनमैरिड है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में आपको क्या करना है, एक ओथ ऑफ एलिगेंस फॉर इंडियन नेशंस के ये वाला आपको फॉर्म सबमिट करना है दोस्तों। उसके बाद एक अंडरटेकिंग फॉर्म है, जो आपका एड्रेस प्रूफ है, ये आपको ये भी अपलोड करना है। पुलिस वेरिफिकेशन में काम आएगा दोस्तों। उसके बाद में केवल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है ये। उसके बाद आप देखेंगे, ये आपका एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है। ये एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन आप जैसे ही आप फिल करेंगे, वैसा ही आपके एडुडल के जो मतलब जिस भी स्कूल में आप ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल सेम वैसा ही आपको दिखाई देगा दोस्तों। तो ये ध्यानपूर्वक रखना है आपको। उसके बाद में आपका जो नियरेस्ट स्कूल है आपके रेजिडेंस से, ये भी आप बड़े ध्यान से देंगे तो आपको नियर बाई एरिया में मिल जाएगा। 10 पॉइंट का सोच समझ करके आपको भरना पड़ेगा। और दोस्तों, फाइनली जो डिक्लेरेशन है, ये आपका मेडिकल के लिए है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए है। तो इसको ज़रा ध्यान से आप कर लेंगे। इसमें एक पासपोर्ट फ़ोटो यहाँ अटैच कर करके आपको लगानी होगी, अटैच कर देनी है आपको। उसके बाद दोस्तों, ये आपको वहाँ पर जा कर के सबमिट कर देना है। फिर जब भी आपकी मेडिकल वेरिफिकेशन होगी, देखते हैं, पहले तो उन्होंने ज्वाइनिंग से के बाद में ही मेडिकल वेरिफिकेशन कराया था, यानी ज्वाइनिंग पहले दे दी थी, बाद में मेडिकल वेरिफिकेशन होता है। इस बार पता नहीं दोस्तों, हो सकता है मेडिकल के लिए पहले बुलाएं उसके बाद ज्वाइनिंग दें, तो कह नहीं सकते। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैंडिडेट्स को दिक्कत आ रही है दोस्तों। सबसे पहले एक प्रॉब्लम है NCTE सर्टिफिकेट की। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, NCTE सर्टिफिकेट जो है ये रिकॉग्नाइज, आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आपने BEd किया हो या प्राइवेट से किया हो, दोनों ही आपको ये चाहिए। क्या करना है इसको, मैंने एक बार इस पर वीडियो बना रखा है दोस्तों, आपने अगर नहीं देखा तो मैं आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ये NCTE की वेबसाइट भी आपको बता दूँगा। जाना है इस वेबसाइट पे, अपने डिटेल जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगेंगे वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद डिजी लॉकर में आपके पास में 2 या 3 दिन में NCTE का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा दोस्तों। उसी का आपको प्रिंट ले लेना है दोस्तों। तो इसके लिए पहले आपको अप्लाई करना होगा। आप ये नहीं है कि वहाँ से जाएंगे और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट की लिस्ट ले लेंगे, नहीं।
वो वेरीफाई करेंगे आपका डाटा, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे उनको वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका जनरेट हो जाएगा सर्टिफिकेट और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं डिजिलॉकर पर। सेकंड दोस्तों जो प्रॉब्लम आ रही है वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में वो सारे सेमेस्टर्स की जो है वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सारे सेमेस्टर की जो एक तरीके से कह सकते हैं आप मार्कशीट्स हैं वो चेक करी जा रही हैं। और सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यानी 2 साल का जो है, यानी कि किन्हीं भी 2 ईयर्स में आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए, कॉमन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ जो सुनने में आ रही है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट है सीटेट का सर्टिफिकेट। दोस्तों सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से वैलिड माना जाएगा। देखिए मान के चलिए आप बीएड के स्टूडेंट हैं और आपने बीएड तो 2016 में जो है वो आपने अप्लाई किया है, तो 2016 के बाद आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट अगर आ चुका है, उसके बाद आपने अगर मान लीजिए सीटेट का फॉर्म भरा है और क्लियर किया है तो वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर मान चलिए आपने एग्ज़ाम दिए और रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है फर्स्ट ईयर का, तो आप अपीयरिंग कैंडिडेट नहीं माने जाएंगे। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है, यानी इसमें रिज़ल्ट से मतलब नहीं है, मेनली आपका जो सीटेट क्वालिफाई है या उसकी फिलिंग डेट देखी जाएगी कि आपने सीटेट का जो फॉर्म भरा था वो किस डेट को भरा था। सपोज़ करिए 30 जून को आपका रिज़ल्ट आया और 1 जुलाई को क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आया था सीटेट वाला, ठीक है, और आपने 1 जुलाई में आपने अप्लाई कर दिया तो ये वैलिड है। लेकिन मान के चलिए ये 30 जून तक आपका रिज़ल्ट आया है और 27 को नोटिफिकेशन आ चुका था सीटेट का और फिर आपने फॉर्म फिल किया है दोस्तों, तो वो सीटेट वैलिड नहीं माना जाएगा, चाहे आपने वो क्लियर किया है या नहीं किया है। कहने का मतलब आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद का नोटिफिकेशन सीटेट का होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा दोस्तों। तीसरी चीज़ जो आ रही है दोस्तों वो मेमोरेंडम का बता चुका हूँ आपको। मेमोरेंडम का घर पहुँचने का वेट ना करें, आपके पास जो मेमोरेंडम की कॉपी है ऑनलाइन जो आपके पास कॉपी है उसी को ले जा करके आप उसको भर दें दोस्तों। बाकी दोस्तों एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इलेक्टिव लेवल पर अपना सब्जेक्ट जो कौन से पढ़े हुए हैं, ठीक है। इलेक्टिव लेवल वाला भी आपसे पूछा जाएगा, कोई भी एक सब्जेक्ट 10th वाला आपके इलेक्टिव लेवल पर जो आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश मैथ, वो आपका एक ग्रेजुएशन में ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके फर्स्ट सेकंड सब्जेक्ट बैठ जा रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ये इलेक्टिव लेवल केवल उन केसेस में देखा जाएगा दोस्तों जहाँ पर केवल एक ही सब्जेक्ट आपका बन पा रहा है, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट नहीं बन पा रहे हैं, उस केस में उसको देखा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इलेक्टिव का मतलब क्या है, इलेक्टिव का मतलब यहाँ पर है जैसे जो सब्जेक्ट आपका नेसेसरी नहीं है। सपोज़ करिए ग्रेजुएशन में आपने ली ZBC है ना, जूलॉजी केमिस्ट्री और बॉटनी। अब दोस्तों इलेक्टिव लेवल की अगर मैं बात करूँ जैसे 10th में साइंस थे आपके पास, 12th में क्या रही है बायोलॉजी आपके पास रही है ना। और बायोलॉजी जब आपके पास रही है साथ में आपके पास केमिस्ट्री भी होगी ही, तो जब केमिस्ट्री आपका क्या इलेक्टिव सब्जेक्ट बन जाएगा, ये बायोलॉजी आपका जो है मेन सब्जेक्ट रहेगा। यानी कि आपने केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई है और आपका ZBC यानी जूलॉजी और बॉटनी आपके किसके हैं बायोलॉजी के अंडर आ जाएंगे दोस्तों। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका बन जाएगा बायोलॉजी, सेकंड बन जाएगा आपका केमिस्ट्री दोस्तों, है ना। अगर मान लीजिए इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है या ग्रेजुएशन में कई जगह हिंदी भी इलेक्टिव के तौर पर ले लेते हैं, इंग्लिश भी आप इलेक्टिव के उस पर ले सकते हैं, तो एक कह सकते हैं कि जो पोस्ट के लिए कंपलसरी नहीं है वो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। PSSB के पास में क्लियर इलेक्टिव की डेफिनेशन तो नहीं है दोस्तों, लेकिन इलेक्टिव का मतलब यही होता है कि जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है वो कौन सा आपका बन रहा है, जो आपका स्कूल सब्जेक्ट है। मेनली इलेक्टिव ही उसको कहना चाह रहे हैं जो आपके स्कूल सब्जेक्ट है, ठीक है। और एक दोस्तों मैं बात बता दूं आपको लोगों को, मैं लिस्ट बता देता हूं आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। एक बार जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं फाइल में उसी सीक्वेंस में लगा दीजिएगा जिसमें मैं बता रहा हूं आपको। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक NCT का सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ दोस्तों। कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट जनरेट होगा जब आप अप्लाई करेंगे NCT सर्टिफिकेट के लिए। आप देख सकते हैं इस तरीके से एक जो सर्टिफिकेट है वो आप पाएंगे। वेबसाइट भी देखो सर्टिफिकेट में यहाँ लिखी हुई है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो दोस्तों यहाँ से इस वेबसाइट को आप चेक करेंगे जा करके। ये वेबसाइट है आपकी, ये वाली वेबसाइट, ठीक है, यहाँ आप जाएंगे और चेक कर लेंगे दोस्तों। फटाफट से देख लीजिए दोस्तों। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट रहेगा, इसके बाद 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, BEd मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद डिग्री, NCT का सर्टिफिकेट जो मैंने बताया, सीटेट की मार्कशीट सर्टिफिकेट, और दोस्तों एडमिट कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, इसकी एक कॉपी लगेगी,
इसके बाद आधार की एक कॉपी लगेगी दोस्तों। अटेस्टेशन फॉर्म की 3 कॉपियाँ होंगी, जिसमें आपको तीनों पेन से फिल करनी है, फ़ोटोकॉपी नहीं करानी है। तीनों की फ़ोटोकॉपी निकाल के तीनों पेन से भरनी है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स का दोस्तों एक पैकेट बनाएंगे, उन सभी की एक फ़ोटोकॉपी ले लेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट दिएंगे सारी ईयर्स की होनी चाहिए। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले एक लिस्ट बताई थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं, लगा लेने हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ जो है 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ जो है वो लेकर के जाएँ, 5x7 सेंटीमीटर के। एक पोस्ट कार्ड साइज़ भी लेकर के जाना है दोस्तों। अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा, मैंने कास्ट सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगाया है। और फिर ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट तो है ही दोस्तों, वो भी आपको यहाँ पर लगाना है दोस्तों। तो ये सारे सर्टिफिकेट आप तैयार रखें। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आप कमेंट करें, और साइंस बंकर्स को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और इसके अलावा साइंस बंकर्स जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उससे भी जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।